हेलो दोस्तों, आज हर व्यक्ति जानता है कि कमाई कैसे की जाए। किसी न किसी जरिए से वो पैसा कमा रहा है। एक निम्न वर्ग का व्यक्ति हो या उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, सभी पैसा कमाना जानते हैं। सभी अपने हिसाब से पैसा कमाते हैं। तो व्यक्ति कमाना तो जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि उसको सही ढंग से खर्च कैसे किया जाए। हज़ारों में से शायद एक या दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपने पैसे को सही ढंग से खर्च करते होंगे, और जो व्यक्ति पैसे को सही ढंग से खर्च करना सीख गया तो उसको अमीर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पैसा कमाने से ज़्यादा खर्च करना एक कला है। तो इसी को लेकर के आज का ये वीडियो है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बेस्ट मनी मैनेजमेंट टिप्स। तो ये टिप्स मैं आपको बताऊंगी, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। और ज़्यादातर टिप्स ऐसे हैं कि जो आप आसानी से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, लेकिन जब तक आपको सही ढंग से खर्च करना नहीं आएगा तब तक आपके पास पैसा नहीं बचेगा। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, उसको समझिए आप। अगर आपके पास एक बाल्टी है, उसमें निकास के लिए बहुत सारे होल्स हैं। अब उसमें हम कितना भी पानी भरें, कितना भी पानी डालें, वो पानी आखिरकार उस बाल्टी में नहीं रुकेगा। जो होल्स हैं, जो छिद्र हैं, उनमें से वो पानी निकल जाएगा। उसी तरह से यदि आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की आदत है, हर चीज़ आप देख करके पसंद कर लेते, नहीं ये चाहिए मुझे, नहीं वो चाहिए, हर चीज़ में आपको खर्चा करने की आदत है, तो आप शायद पैसा नहीं बचा पाएंगे। जिस तरह छेद वाली बाल्टी में हम पानी कितना भी भरें वो नहीं भरेगी, उसी तरह खर्च करने की आदत के कारण आपके पास पैसा कभी नहीं रुकेगा। तो चलिए अब हम अपने टिप्स देखते हैं। तो पहला टिप है, एक व्यक्ति को कर्ज लेने की आदत बहुत होती है। भाई छोटी छोटी बात पे लोन ले लेता है। मैं मानती हूँ कि कर्जा लेना पड़ता है, जैसे घर है, घर के लिए लोन लेना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह है, कई बार शादी के लिए इतना पैसा नहीं होता है और हम लोग दिखावे के कारण कर्ज ले लेते हैं। वो भी एक बहुत सारे लोगों में देखने को मिला है। तीसरी चीज़, कभी कभी हम घूमने जाते हैं, मान लीजिए विदेश में घूमने जाना है, सिंगापुर जाना है या किसी दूर प्लेस पर जाना है, तो हमारे पास उतना बैलेंस नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं और घूमने फिरने में, सामान खरीदने में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड भी एक कर्ज का ही तरीका है। आप लोग क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कर्ज में जा रहे हैं। हमको पसंद है चीज़, पैसा नहीं है, फिर भी अरे चलो कटता रहेगा, ले लेते हैं। अरे वहाँ घूमने जा रहे हैं तो हम टिकट इससे बनवा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको पता भी नहीं चलती हैं और वो हमको कर्जे में डालती जाती हैं। अब जैसे हमें फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, वो 1 लाख का है, 50,000 का है, पैसे अभी एक साथ देने के लिए नहीं है, तो हम EMI पर ले लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ज़ीरो कॉस्ट EMI क्या लेना ठीक है? नहीं। अगर आपको पैसा देना ही है तो आप शॉपकीपर को एक साथ पैसा दीजिए। अब वो आप कैसे देंगे? आपके पास पैसा तो है नहीं इकट्ठा, इसलिए तो आप सामान की EMI बनवा रहे हैं। तो इसके लिए आप जितने महीने की EMI बनवा रहे हैं, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, उतने महीने सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए। जितनी EMI आप दुकान वाले को दे रहे हैं, उतनी EMI अपने पास कहीं पर ऐसी जगह सेव करिए जहां से आप निकाल ना पाएँ। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ, या तो आप अपने सामान के लिए एक लिफाफा बना लीजिए। आपको अगर फ्रिज लेना है, फ्रिज में मार्केट प्राइस पता कर लीजिए। आपका फ्रिज अगर 40,000 40,000 का है, आप डेली बेसिस पर पैसे जमा करिए, लिफाफे के ऊपर लिख लीजिए फ्रिज के लिए। आप डेली बेसिस पर पैसे जमा करिए, उसमें
मैंने कई तरीके आपको बताए हैं फॉर्मूले के थ्रू, या हर महीने उसमें आप एक ऐसा अमाउंट डालिए, आपको जो ईएमआई 1 साल तक देनी पड़ रही थी वो आप पैसा 6 महीने में ही अपने सेफ में इकट्ठा कर लें और उसके बाद कैश पेमेंट देकर सामान खरीद लें। तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ईएमआई बनवाने की अपेक्षा। तो यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन आपको बता दिया, आप ईएमआई कोशिश करें ना बनवाएं, क्योंकि ईएमआई आप देते हर महीने हैं, वो भी एक तरीके का कर्ज ही होता है जो कि आपने किसी के भी थ्रू लिया हुआ है। आप इस तरह से शॉपकीपर के भी कर्ज में डूब जाते हैं और धीरे धीरे 10 महीने हर महीने वो पैसा कटेगा, आप भी टेंशन में, सामान तो आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको चिंता रहेगी कि हमें इसकी ईएमआई देनी है, वो भी हर महीने। और अगर वो पैसा आप घर में इकट्ठा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपना धीरे धीरे कलेक्ट कर लेंगे, जब उतनी मनी हो गई ठीक है। हो सकता है प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो कितना इंक्रीज होगा, 1 महीने का कलेक्शन और बढ़ा लीजिए, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। जिस चीज़ की कीमत 40,000 है उसकी कीमत और अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, 1 लाख तो नहीं हो जाएगी। तो सोच समझकर काम करिए और अपने आप को कर्ज से बचाइए। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं, पैसा सोच समझकर खर्च करें। हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में, मॉल में या किसी शॉप पर, तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप अपने महीने के राशन लेने जाते हैं तो उसके लिए एक लिस्ट पहले से तैयार कर लीजिए। वहाँ पर जाकर तो बहुत सामान दिखेगा, आप एक फ़िक्स लिस्ट का सामान लेकर आइए जो कि आपको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा सामान मत लीजिए। एक चीज़ और है, आप जब भी कभी मॉल में जाएंगे आपने देखा होगा वहाँ पर घड़ी नहीं होती है, वॉच नहीं होती है, कहीं भी वॉचेस नहीं मिलेंगी आपको किसी भी मॉल में, और वहाँ पर कहीं पर भी बैठने की भी व्यवस्था नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कभी सोचा है आपने? नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। अगर वॉच रहेगी तो आपका ध्यान बार बार घड़ी पर जाएगा, आप घड़ी देखेंगे और फिर सोचेंगे अरे इतना समय हो गया, हमें तो जाना है। और हमें आदत पड़ी हुई है फ़ोन में टाइम देखने की, तो फ़ोन हम बार बार निकाल कर सामान खरीदते समय नहीं देखते हैं, और अगर घड़ी सामने है तो हम पक्का टाइम देखेंगे। इसलिए ये किसी भी मॉल में आप चले जाइए, बड़े से बड़ा मॉल और छोटे से छोटा मॉल, कोई भी हो, कोई भी घड़ी नहीं लगाता है, जिससे कि आपको समय का पता ना चले और आप बहुत सारी शॉपिंग करते रहें, उनका बहुत सारा सामान बिकता रहे। और बैठने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं होती है? अगर आप एक जगह बैठ जाएंगे तो उनका सामान कैसे बिकेगा? जब आप घूमते रहेंगे, नई नई चीज़ें देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें ज़रूरत की लगेंगी। तो इसीलिए जब भी मॉल में जाएं फिक्स समय करके जाएं, 1 घंटा फिक्स कर लीजिए। समय फिक्स कैसे होगा? तो इसके लिए जब भी आप मॉल में जाते हैं अपने फ़ोन में 1 घंटे का या 1.5 घंटे का अलार्म फिट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। उसके बाद आप घुस जाइए, अपना सामान पहले लिस्ट चेक करिए, लिस्ट के हिसाब से फटाफट सामान डालिए। तो जब आप उसमें व्यस्त रहेंगे और तुरंत अलार्म आपका बजेगा, आपको याद आएगा हाँ मेरा टाइम हो गया। अब लिस्ट चेक करेंगे कि इसमें से क्या बचा है, फटाफट आप वो लेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो इससे जो आलतू फालतू का सामान है वो हमारे माइंड में नहीं आएगा। नेक्स्ट, सामान लेते समय पूरी फैमिली के साथ ना जाएं। मॉल में जाते समय कोशिश करें अकेले जाएं और सामान लेके आ जाएं। जब बहुत ही ज़्यादा बच्चों का ज़रूरी हो जाना, उनका ही कुछ सामान हो, तभी बच्चों को और पूरी फैमिली को लेकर जाएं। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब वो नहीं रुकेंगे और ना ही आपका ये टाइम की पंक्चुअलिटी वाला फॉर्मूला लग पाएगा। तो कोशिश करें अकेले जाएं और फटाफट से सामान लेकर आ जाएं। एक चीज़ और, जैसे ही हम मॉल में जाते हैं आपने देखा होगा बाहर बहुत सारी खाने पीने की दुकानें होती हैं। कहीं पर पिज़्ज़ा मिलता है, कहीं पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कोशिश करें
आप घर से ही खाकर जाएं, जिससे आप जैसे ही मॉल में जाएंगे आपको क्रेविंग शुरू नहीं होगी। क्योंकि हम जैसे ही घुसते हैं मॉल में तो हमको माइंड में क्या रहता है, जल्दी से शॉपिंग कर ले तो बाहर जाके खाएंगे। पहले ही आप खा लेंगे तो आपको उधर कुछ भी खाने का दिल नहीं करेगा, और टाइम फिक्स रहेगा तो 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर भूख तो नहीं लगेगी। तो खाने पीने की क्रेविंग से बचने के लिए आप कोशिश करें घर से अच्छे से खाकर ही मॉल जाएं या किसी मार्केट में सामान लेने जाएं। एक और अच्छा सा फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको, जो कि काम करता है। जब महीने की सैलरी आती है, जब भी महीने का शुरू में पैसा आता है, उस समय ज़्यादा मार्केट के बारे में ना सोचें। मार्केट कोशिश करें ना ही जाएं। अपना जो राशन पानी है वो एक ऐसी तारीख फिक्स कीजिए जो महीने के 15 से 20 दिन निकल जाए, उसके बाद उस सामान को आप खरीदें। मतलब जो रूटीन है आपका सामान लेने का, महीने का जो राशन लेने का रूटीन है, उसको ऐसा बनाएं कि आप 20 तारीख के आसपास सामान लेने जाएं और पूरा महीने का सामान एक साथ लेके आ जाएं। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि जब शुरू में, महीने के शुरू में हमारे पास सैलरी आती है तो हमको लगता है अरे बहुत पैसा है, हम तो ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, कितना भी सामान ले सकते हैं। तो ये जो हमारी मेंटलिटी है ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए मार्केट जब भी जाएं, ख़ास तौर पर राशन के लिए, क्योंकि जब भी हम राशन लेने जाते हैं तो राशन तो लेते ही हैं और एक्स्ट्रा की चीज़ें भी लेके आ जाते हैं। तो कोशिश करें आप कि जब भी सामान लेने जाएं 20 तारीख के बाद ही जाएं, जिससे न ज़्यादा पैसा रहेगा अकाउंट में और हमें ज़्यादा सामान खरीदने की इच्छा भी नहीं होगी। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, आप अपना कर देखिए। अगर फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, और यदि नहीं होता है तो वापस अपना वही रूटीन कर लीजिए। इन चीज़ों को मैंने भी आजमाया है तो आपको मैं बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ काम कर रही हैं तो यूज़ करिए, नहीं कर रही हैं तो नॉर्मल रूटीन आपका जो है। अब क्या होता है, कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि हम मार्केट में जाते हैं और हमको पसंद आ जाती है महंगी सी चीज़। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं मार्केट पे गई तो मुझे पसंद आया एक बहुत सुंदर सा स्वेटर। उस स्वेटर की कीमत थी 5,000 रुपये। भाई स्वेटर की कीमत 5,000 रुपये। फिर मैंने उसको सोचा कि मैं क्या इतना बाहर जाती हूँ और जहाँ मैं रहती हूँ क्या इतनी ठंड पड़ती है कि मुझे 5,000 का स्वेटर लेने की ज़रूरत है, और क्या शादी पार्टी कुछ ऐसा आ रहा है जहाँ मैं जाऊँगी और ये स्वेटर पहनूँगी? तो मैंने देखा नहीं। और फिर मैंने उस स्वेटर की कीमत को और हमारी इनकम को, दोनों को बैलेंस किया। किस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। मान के चलिए कोई कपड़ा हमको 5,000 रुपये का पसंद आ रहा है, ठीक है। आपको देखना है कि आपकी इनकम कितनी है। बहुत इजी सा फॉर्मूला है और बहुत अच्छा फॉर्मूला है। एक बार आप आजमा कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो मैं आपको एक छोटा सा जो मुझे लगा मैं आपको वो बताती हूँ। तो 5,000 का कोई कपड़ा है, आपकी आय जो है, आपकी इनकम जो है, आपकी सैलरी जो है वो है 50,000, ठीक है। अब 50,000 आपको महीने के मिलते हैं तो एक दिन का आपका हो गया 1,666 रुपीज़, ओके। अब आपके जो स्वेटर की कीमत है वो 5,000 है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि आप जब 1,666 रुपीज़ को मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो जा करके आपकी स्वेटर की कीमत होगी। मतलब आपके 3 दिन की मेहनत, कड़ी मेहनत, आपके 3 दिन की कड़ी मेहनत का पैसा उस एक चीज़ में जा रहा है जो कि 5,000 की है। तो आप समझ सकते हैं कि आपने 3 दिन जो इतनी मेहनत की उसको आप एक कपड़े में, 5,000 के एक कपड़े में, जो कि शायद आप रोज़ ना पहने, जो कि आप सीज़न में एक आधा बार ही पहने क्योंकि वो इतना हैवी है, इतना सुंदर है
और पार्टी वेयर है, तो आप शायद इतनी महंगी चीज़ को खरीद तो लें लेकिन उसका उपयोग ना करें, लेकिन उसमें हमारे 3 दिन की कड़ी मेहनत लग रही है। तो थोड़ा सा सोचें। आप सामान की कीमत को अपनी इनकम से डिवाइड करके देखिए, दोनों को तराजू में नाप कर देखिए, क्या वो आपकी मेहनत के पैसे के लायक है या नहीं। अगर उससे सस्ता सामान लेने से हमारा काम चल सकता है तो हम क्यों अपने इतने दिन की मेहनत का पैसा उसमें लगाएं। थोड़ा सा सोच कर देखिए। जब भी कभी सामान लेने जाते हैं, खड़े होकर 2 मिनट सोचिए, आंख बंद कर लीजिए और सोच लीजिए क्या ये इतना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। कई बार मैं सामान लेके आई हूँ और बाद में वो घर में सिर्फ पड़ा रहा है, और बाद में मैं जब भी उसको देखती हूँ तो हमेशा यही पछतावा होता है, अरे मैंने इतना पैसा उस समय वेस्ट कर दिया, इसका तो कोई यूज़ नहीं है। अब यूज़ भी कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती ये सोच के कर रहे हैं कि पैसा वेस्ट हुआ, ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यूज़ का नहीं है वो। तो थोड़ा सोचिए समझिए तब खर्च कीजिए। अब हम आते हैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर। आजकल बहुत शौक़ है सबको, हमारे पास कार होनी चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा, 3 लोग आराम से 2 व्हीलर पर कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन पड़ोसी ने कार ली है तो हमको भी कार लेना है। तो शौकिया तौर पर, सिर्फ शौक़ के लिए, सिर्फ दिखावा करने के लिए हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि कई बार हमारे लिए भी नुकसानदायक होते हैं। तो कैसे, देखिए, अब कार कोई छोटी चीज़ तो है नहीं है जो कि हम गए और मार्केट से पैसा दे करके ला लिए। तो कार खरीदने के लिए भी थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो कार खरीदने के नियम सुन के आपको आश्चर्य लग रहा होगा, मैं बताती हूँ किस तरह से हमको कार के बारे में सोचना चाहिए कि हमें कार कब खरीदनी है। अब आप थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये सही है। जब भी आप कार खरीदें तो उसको 3 रेशो में डिवाइड करें। उसको 3 रेशो में डिवाइड करें। 3 रेशो क्या हैं? 20, 4 और 10। अब ये 20 क्या है? ये है आपकी कार की डाउन पेमेंट। आपको कैसे हिसाब लगानी है? आप जब कार खरीदने जाएं, जब भी आप कार देखते हैं तो आपको उसका टोटल प्राइस देखना है और देखना है कि आप उसका कम से कम 20%, कम से कम बोल रही हूँ, ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 20% डाउन पेमेंट खरीदते समय ही दे दें, जिससे आपके ऊपर से बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और जो कैश ले रहा है पूरी कार, वेल एंड गुड, फिर तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो ईएमआई बनवाता है, जो भी सोच रहे हैं कि हम ईएमआई के थ्रू ले लेंगे या जो भी है किसी तरह से हम मैनेज कर लेंगे और ले लेते, तो मैनेज करना बोलना आसान है, लेकिन जब करना पड़ता है तब बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सारी कटौतियाँ करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए ही ये फॉर्मूला बता रही हूँ। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए और उस पे अमल कीजिए। तो 20% आपको कम से कम डाउन पेमेंट दे देना है, मिनिमम 20%। तो ये था 20। अब आते हैं 4। 4 क्या है? 4 है हमारे जो कार है उसकी ईएमआई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल की ईएमआई ही बनवाएं। 4 साल से ज़्यादा की ईएमआई बिल्कुल ना बनवाएं कि आपके कार की ईएमआई 4 साल में ख़त्म हो। आप सोच लीजिए, अगर इतना आपका बैलेंस हो सकता है कि आप 4 साल में ईएमआई अपनी ख़त्म कर दें, तो ही कार के बारे में सोचें डाउन पेमेंट देने के बाद। 3rd है हमारा 10%। तो ये 10% क्या है? आपकी जो भी 1 महीने की इनकम है, मतलब मंथली, उसकी 10% ही ईएमआई बनवाएं। जो आपकी
मंथ की, पूरे महीने की इनकम है उसका 10%, सिर्फ 10% ही EMI बनवाएं, उससे ज़्यादा EMI ना बनवाएं। तो आप कैलकुलेशन लगा लीजिए, थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत आसान है, और अगर आंखें बंद करके काम करेंगे तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो शायद ये कार खरीदने का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हर समय कटौती करना, बचत करना क्या सही है? देखिए, बचत करना बहुत अच्छी बात है, कटौती करना भी कहीं कहीं पर अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों में कभी भी कटौती नहीं करनी चाहिए। उनमें पहला नाम है हमारा खाना। खाने पीने में कभी कटौती नहीं करनी चाहिए। अगर आप खाने पीने में कटौती करेंगे तो वही आपको वीकनेस आ जाएगी, विटामिन्स की कमी हो जाएगी और बाद में आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। तो मेरा कहना यही है कि खाने पीने में कटौती नहीं करनी चाहिए। दूसरा है हमारा हेल्थ। अगर हमें कोई हेल्थ इशू है, कोई मेडिकल इशू है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। उसमें ना सोचें कि अरे डॉक्टर को किस लिए दिखाना, फालतू की फ़ीस जाएगी, दवाइयाँ देगा और ये टेस्ट लिखेगा, वो टेस्ट लिखेगा। भाई ऐसा ना हो अंदर ही अंदर छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी बन जाए। आजकल बीमारियां बढ़ते देर नहीं लगती है, क्योंकि हम कोई इतना शुद्ध खाना नहीं खा रहे हैं, सारा खाना मिलावट का आ रहा है, सभी सब्जियों में दवाइयां, इंजेक्शन लग रहे हैं। तो थोड़ा सोचिए, कभी भी हेल्थ इशू आने पर, छोटा मोटा सिर दर्द, पेट दर्द ये अलग बात है, लेकिन थोड़ा भी आपको डाउट होता है कि हाँ डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, तो बेहिचक बिना सोचे समझे डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से पूरा चेकअप कराएं। तो कभी भी अपने स्वास्थ्य से संबंधित कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ है हमारी एजुकेशन। एजुकेशन में आप कभी भी कटौती मत कीजिए, क्योंकि आज की कम एजुकेशन भविष्य में आपको गरीब बना सकती है। अगर आपका ज्ञान कम होगा तो आप बाद में अपनी अर्निंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन के मामले में कभी भी कटौती ना करें। अगर आपको उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है हायर एजुकेशन के लिए तो बिल्कुल लगाइए। अगर उसके लिए लोन लेना पड़ता है तो बेशक लीजिए। मैं नहीं कहूँगी कि उसके लिए लोन नहीं लेना चाहिए, या बहुत ऑप्शंस हैं, एजुकेशन लोन मिलता है। पढ़ाई में तो बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी चाहिए। भाई आजकल बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बुक्स, हाँ बुक्स का थोड़ा सा रहता है, सोचते इतनी महंगी बुक्स क्यों लेना, हम फ़ोन से पढ़ लेंगे, हम इससे, लेकिन फ़ोन से पढ़ना अलग बात होती है और किताब से पढ़ना अलग बात होती है। आप जैसे आपको आसानी लगती है आप कर सकते हैं। तो एजुकेशन के मामले में कटौती बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हैं, फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 3 चीज़ों में हमें कटौती कभी नहीं करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमें कटौती करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ बचत करनी है, कैसे बचत करनी है, कैसे समय बचाना है, कैसे पैसा बचाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।